नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएस 1 2021 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। इससे पिछले दो पार्ट्स में भी हमने इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन किए हैं और इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। आज आइए आगे के क्वेश्चन करते हैं। हालांकि उन दो वीडियोज़ में आई थिंक सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन ही हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैंने पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। आज भी वैसे ही करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, बट मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू ही आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करवा दूँ, आपको अलग से बुक करने की कोई खास ज़रूरत ना पड़े। तो उसी टेक्निक को करते हुए चलेंगे और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो आते हैं फिर क्वेश्चंस में डायरेक्टली। 25 नंबर तक मैंने कर लिया। अगर आपने उन पहले के दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आपको सारे वीडियो साथ के साथ मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, 26 नंबर। द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज। यानी क्या कहा जा रहा है, उस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, किस तरह का गैप बोलते हैं जब जो रियल जीडीपी है वो कम हो जाती है पोटेंशियल जीडीपी से। तो बहुत ही सिंपल लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज। पोटेंशियल जीडीपी के मुकाबले रियल जीडीपी जब कम हो जाती है तो उस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं। रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, डिमांड साइड इन्फ्लेशन या सप्लाइड साइड इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इकोनॉमिक्स में अगर आप सिर्फ टर्म्स को करके जाते हैं तो ऐसे ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के एग्जाम की बात करें तो। और अगर सीएससी के एग्जाम की बात करें, हालांकि उसके सवालों की भी मैं एनालिसिस करवाऊंगा बहुत ही जल्दी। बस जैसे ही ये सीडीएस का एग्जाम ओवर होता है उसके बाद उन क्वेश्चन को भी करेंगे। और जो सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी बता दूं कि वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। देखिए, मैंने एक ही बात, इस चैनल के पीछे का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं ये शो कर सकूँ कि यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं, सीआईएसएफ हो गए, एनडीए हो गई, सीडीएस हो गई, सीएससी हो गई या ईपीएफओ हो गया, जितने भी एग्जाम, जियो इंजीनियरिंग हो गई, जितने भी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं सब में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें सिविल सर्विसेज में इवन 30 से 35 सवाल यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के पूछे गए, तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ इतनी कम जा रही है जिस सिचुएशन में उस टाइम पे अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से और दूसरे पेपर के रिपीट हों और अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें तो आप कितने ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आते हैं इस क्वेश्चन पे अब। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, ग्राफ वगैरह पे नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं होगा, तो बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, दो तरह के गैप आपको देखने को मिलेंगे। पहला इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरा डिफ्लेनेसरी कह लीजिए या रिसेशन वाला गैप कह लीजिए। नाम से चलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता होगा, एक लाइन में मैं बताता हूँ, महंगाई का बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप अब क्या होगा, सवाल ये उठता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से करेंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई है। डिफरेंस बिटवीन द करेंट लेवल ऑफ रियल जीडीपी and the GDP that would exist in a economy was operating at full employment। यानी ये एक डिफरेंस है। किनके बीच का डिफरेंस है, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में चलेगी माइनस इकोनॉमी अभी जो करंट में चल रही है। यानी आप ये कह लीजिए कि जो पोटेंशियल जीडीपी होगी माइनस रियल जीडीपी, रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच का जो गैप आएगा वही इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। अब देखिए, ये चीज़ें ना बहुत लोगों को नहीं समझ में आती कि कैसे क्या ज़्यादा होगा, तो इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। सिंपल आप कैसे इसे याद रखेंगे, देखिए इन्फ्लेशन, तो यहाँ से आप याद रख लीजिए इंक्रीज, किस में इंक्रीज, इन डिमांड, ठीक है। इसी तरह से डिफ्लेशन, तो डी से आप याद रख लीजिए डिक्रीज, किस में डिक्रीज, इन डिमांड। हालांकि ये 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ेंगे, अगर आपका इकोनॉमिक्स में रहा हो तो आपको पता होगा एग्जाम के अंदर ये सवाल जरूर आता था कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में क्या डिफरेंस है, और या फिर इनके ग्राफ के बीच आ जाता था। बट अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आप सिंपल कैसे याद रखेंगे, IN से याद रखिए इंक्रीज इन डिमांड और DE से याद रखिए डिक्रीज इन डिमांड। अब ये डिमांड क्या है, किन से ज़्यादा है ये डिमांड, तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। यानी जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, हालांकि एग्रीगेट डिमांड कुछ लोग बोलते हैं, तो एक ही बात है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है अगर एग्रीगेट सप्लाई से, तो किस तरह का गैप बनेगा, इन्फ्लेशनरी। क्यों इन्फ्लेशनरी, अभी हम लोग देखेंगे। और डिफ्लेशनरी कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, डिमांड जो है वो कम होगा सप्लाई से। तो अब डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपकी लेट सपोज 12,000 की डिमांड हुई और जो यहाँ पे जो सप्लाई है वो लेट सपोज 14,000 की हुई, तो सप्लाई ज़्यादा है, तो ये किस तरह का आएगा, ये आएगा डिफ्लेशनरी। और अगर मान लीजिए इसका हम लोग उल्टा कर दें, 14,000 जो है वो आपकी डिमांड है और 12,000 ही सप्लाई हो रही, तो क्या कहला रही, इन्फ्लेशनरी। याद रखिए, इन्फ्लेशनरी में जो है वो चीज़ें ज़्यादा होगी, ज़्यादा महंगी होगी, तो इन्फ्लेशनरी कहलाएगी।
सो आई होप अभी आप इन दोनों में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर से समझ लीजिए, इन्फ्लेशनरी कब होगा बताइए? इंक्रीज किसमें? इंक्रीज डिमांड में। डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? सप्लाई से। या आप यूँ कह लीजिए कि जो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल जीडीपी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी बताइए? रियल जीडीपी से। बस यही है इन्फ्लेशन। आप इतना छोड़िए, आप बस ऐसे समझिए कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, यानी वास्तव में जो जीडीपी चलना चाहिए उसके मुकाबले वो क्या चल रही है? ज़्यादा चल रही है। कौन सी जीडीपी? पोटेंशियल जीडीपी। बस हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि फिर जितनी आपकी डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई क्या है? सप्लाई कम है, तभी तो इन्फ्लेशनरी है। बस यही दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए और क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, किससे ज़्यादा बताया गया? पोटेंशियल जीडीपी को या रियल जीडीपी को? बताया जा रहा है रियल जीडीपी फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, यानी पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है रियल जीडीपी के मुकाबले। इसका क्या मतलब है? डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है बताइए? रियल जीडीपी के। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिसेशनरी गैप। क्यों रिसेशनरी गैप? क्योंकि जितनी डिमांड है उससे कम है सप्लाई। पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है रियल जीडीपी के मुकाबले, यानी हमारे पास ज़्यादा क्षमता है, अगर आम शब्दों में कही जाए तो, यानी जीडीपी ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। अदरवाइज फिर किसी सेपरेट से लेक्चर में करेंगे, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे पूरे ग्राफ के साथ इसे एक्सप्लेन करूँगा। आप फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पे जो रियल जीडीपी है वो कम है पोटेंशियल जीडीपी से, यानी अभी जो वास्तव में जीडीपी चल रही है वो पोटेंशियल जीडीपी से कम है, तो वो रिसेशनरी गैप है। अगर इसका उल्टा कर दें हम लोग कि पोटेंशियल जीडीपी कम हो जाए रियल जीडीपी से, तो वो क्या कहलाएगी? इन्फ्लेशनरी गैप। अभी देखिए, हमने सीडीएस का क्वेश्चन किया, अब सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन करिए। द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी। तो यानी जो रियल जीडीपी है वो क्या है? ज़्यादा है पोटेंशियल जीडीपी। बस घुमा के लिख दिया फुल एम्प्लॉयमेंट, बात वही है। पोटेंशियल जीडीपी के मुकाबले अगर रियल जीडीपी ज़्यादा है तो आप सोचिए कौन सा गैप बनेगा? इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों? क्योंकि अभी जितनी डिमांड है उसके मुकाबले जो फुल पोटेंशियल लेवल है उसके मुकाबले ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यानी महंगाई वाला सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी गैप है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसी के उल्टे अगर बोल दिया जाए कि रियल जीडीपी कम हो जाए और पोटेंशियल जीडीपी या यूं कह ले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी अगर ज़्यादा है, तो वो कौन सा गैप होगा? रिसेशनरी गैप। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? इन्फ्लेशनरी गैप। सो अगर आपको इस कंसेप्ट में जरा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं और उसमें सारे ग्राफ के साथ डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, उसमें सारे एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स नोन एज, यानी उधार को अगर हटा दिया जाए, बोरोइंग्स को हटा दिया जाए और टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर से जो ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, करंट डेफिसिट या कैपिटल डेफिसिट, यानी किस तरह के घाटे का उदाहरण ये होगा? क्या किससे ज़्यादा है? फिर से समझ लीजिए, टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर से। तो देखिए, डेफिसिट भी बहुत तरह के होते हैं और अक्सर ही इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। ठीक है, तो अब किन किन तरह के होते हैं हम लोग मेनली समझ लेते हैं, एक डिटेल में अलग से बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीडीएस 2017 का क्वेश्चन देख सकते हैं। एक साइड में आपको डेफिसिट की टाइप दी गई थी और दूसरे साइड में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि कौन सी डेफिसिट किस वे में एक्सप्लेन करती है। तो आपको सबसे पहले दो समझना है, पहला फिजिकल डेफिसिट और दूसरा बजट डेफिसिट, यहाँ पे जो कि नहीं दिया गया। तो फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में पहली बात तो क्या अंतर है? दोनों ही लगभग सेम है। डेफिसिट का मतलब घाटा होता है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सरकार की रिसीट आई 100 रुपये, रेवेन्यू आई 100 रुपये। अब रेवेन्यू 100 रुपये आई लेकिन एक्सपेंडिचर कर दिया गया 150 रुपये, 150, तो 50 रुपये का घाटा लगा। ठीक है, और यही कहलाया क्या? फिजिकल डेफिसिट। बस यही था, सिंपल सा। नाउ सवाल ये उठता है बजट डेफिसिट क्या है? तो बजट डेफिसिट क्या है वो समझिए। देखिए, यहाँ पे 100 रुपये रेवेन्यू आई थी, ठीक है, और 150 रुपये खर्च किया गया। मान लीजिए 100 रुपये रेवेन्यू भी आती और 100 रुपये यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बोरो भी कर लेती। ठीक है, 100 रुपये रेवेन्यू भी आई, 100 रुपये बोरो भी कर ली, टोटल 200 रुपये आ गए और अब 200 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, अब 200 नहीं, अब मान लीजिए अब 250 रुपये खर्च कर रही है, तो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च कर रही है वो क्या कहला रही है? वो कहला रही है बजट डेफिसिट।
आप समझ गए। जब हमने उधार वाले चीज़ को भी काउंट कर लिया तो बजट डेफिसिट। जब हमने डेप्ट को नहीं काउंट किया था, जब यहाँ पे डेट वाली बात है, जो कर्ज लिया गया, जो उधार लिया गया, उसे नहीं काउंट किया जाएगा तो फिजिकल डेफिसिट, सिंपल। और अगर आपने डेट को भी काउंट कर लिया तो बजट डेफिसिट। सो आइए फिर इसे मैच कर लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, हमने देखा टोटल जितना खर्च किया जा रहा है माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी जितनी कमाई हो रही है, और नॉन डेट को शामिल करना है, यानी उधार ली हुई चीज़ों को यहाँ पे काउंट नहीं करना है। और दूसरा देखिए रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी जितनी रेवेन्यू की खर्च की गई माइनस जितनी रेवेन्यू की रिसीट आई। तीसरा देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए जितनी ग्रांट मिली उसे घटा देना है, किससे, रेवेन्यू डिफिसिट से, यानी रेवेन्यू घाटे से। लास्ट का देखिए प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे डेफिसिट के टाइप कंफ्यूज करते हैं, बट एक बार जब आप इस कॉन्सेप्ट को कर लेंगे विथ PYQs तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। सो मैं तो सोच ही रहा हूँ बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करूँ और एटलीस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करता चलूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के साथ बहुत मतलब लेंदी हो जाता है, तो फिर लगने लगता है कि और कितना एक्सप्लेन करूँ। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। 27 नंबर देखिए, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देखिए बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अदरवाइज फिर बजट हालांकि ऑप्शन में नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, फिजिकल डेफिसिट। अगर बोरोइंग को एक्सक्लूड ना किया जाए तो फिर क्या होता, बजट डेफिसिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंदी सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। एक्सचेंज रेट्स स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, यानी एक्सचेंज रेट ये बताती है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले कितनी है। Which one of the following statements with respect to the exchange rate of currency is correct? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सचेंज रेट को लेके सही है, करेक्ट है। आपको करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट नहीं बताना है। इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, खास करके एग्जाम के अंदर, क्योंकि 50-50 जैसे मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन आजकल नॉट करेक्ट के भी आते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आर रेट इन विच द गवर्नमेंट्स इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है, वैसी रेट होती है जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है करेंसी को बाय या सेल करने में। दूसरा कहा गया फिक्स एक्सचेंज रेट आर रेट सेट बाय गवर्नमेंट डिसीजन एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट एक्शन, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जब गवर्नमेंट अपने डिसीजन से फिक्स करती है रेट को, करेंसी के रेट को। तीसरा देखिए, अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के प्राइस या के राइज में या फिर फॉल में उसके फ्लोटिंग टर्म में एक्सचेंज रेट को सेट किया गया। चौथा कहा गया अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट आर फिक्स इन टर्म ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर, यानी डॉलर के आधार पे क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड को सेट किया गया। तो ए, सी और डी तीनों बातें यहाँ पे उल्टी लिखी हुई हैं, गलत लिखी हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसे समझ लेते हैं। हालांकि देखिए एक्सचेंज रेट बड़ा टॉपिक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो सिविल सर्विसेज 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर, नीर के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑलरेडी सीडीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन आया, आइए उन्हें भी कर लेते हैं पहले। बट अगेन इसमें और भी बहुत सारे अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें मैं कवर नहीं करूँगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं, अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, CAPF 2013 का क्वेश्चन है, चलिए आप इसे आंसर करेंगे क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करा दिया। यही क्वेश्चन मैच वाले क्वेश्चन में पूछा गया 2017 में सीडीएस में। अब इसका आंसर करिए। इफ़ यू डिडक्ट ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी अराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में घटा रहे हो ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट को तो क्या निकल के आएगा, प्राइमरी डेफिसिट, नेट फिजिकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इन चार में से आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सो आइए पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, जिसको फॉरेक्स रेट बोलते हैं। ये बताती है कि एक करेंसी की प्राइस वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले कितनी है। जैसे अगर मैं मान लीजिए अगर मैं बोलूँ आज के रेट में 80 रुपीज़ डॉलर है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है, और ये बढ़ती घटती रहती है, वही कहलाती है फॉरेक्स रेट, ठीक है। बहुत ही कॉमन टर्म है, आप सबने इसमें न्यूज़पेपर में भी देखा होगा इसके बारे में। नाउ बहुत ही ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि इसे डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। तो एक तो होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, नाम से ही पता चल रहा है, इसे आप फ्लेक्सिबल कह लीजिए या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कह लीजिए। क्या कि इसमें जो है वो मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन करेंगी, यानी सरकार का हाथ नहीं होगा, सरकार चाहे तो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो कहलाएगी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, जो कि डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगी। और दूसरी होगी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सचेंज रेट क्या होगी, फिक्स्ड होगी।
तो गवर्नमेंट जब किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स कर दे तो फिक्स एक्सचेंज रेट कहलाएगी। ठीक है, लेट अस सपोज दैट फॉर सम रीजन द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू इनकरेज एक्सपोर्ट फॉर विच इट नीड्स टू मेक रूपी चीपर। अगर एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ निर्यात करें सामानों को, तो रूपी को चीपर बनाएगी। हालांकि इसके पीछे बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट और इससे बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, रुपये को चीप बनाती है। जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स को सस्ता करने के लिए काफ़ी चीपर बनाया गया। तो ये सब कंडीशन होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फिक्स, जैसा कि नाम से पता था कि फिक्स हो जाएगी एक पर्टिकुलर लेवल पर सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन को करिए। CDS 2015 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमने देखा, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई सेंट्रल बैंक वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाएगी इसे। तो मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई के आधार पर कंट्रोल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए, प्रीडोमिनेंटली बाय मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म के आधार पर कंट्रोल किया जाएगा, सरकार का कोई हाथ नहीं होगा, तभी तो ये फ्लोटिंग है या फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फिक्स एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और मेंटेन करती है गवर्नमेंट। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आप देख सकते हैं, उल्टा बोल दिया गया है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करेगी। ये तो मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा सेट होगा ना, बाइंग और सप्लाई पर डिपेंड करेगा। और ब्रेटन वुड्स समझौते में क्या एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग के टर्म्स में रखा गया, बिल्कुल गलत है, ये डॉलर के आधार पर सेट किया गया। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड में फिर डॉलर की बात कहाँ से आ गई, गोल्ड की बात चलेगी। तो बाकी के गलत है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डेजिग्नेटेड विथ नवरत्ना स्टेटस। तो किसे नवरत्ना स्टेटस मिला? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल नवरत्ना स्टेटस पर कभी एक सेपरेट में बात कर लेंगे। और सारे के सारे ये क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लिस्ट होती है और इस पर भी कभी कोई क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कौन कौन से इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सारे ही ऑफ कोर्स सोशल कॉजेज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 एंड 3। तो स्कीम्स पर अगेन देखिए, स्कीम्स पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रीसेंट के स्कीम्स पर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले कम से कम इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि स्कीम्स काफ़ी एक बल्कि टॉपिक हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट वाले जिनसे हाल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए उन्हें कवर कर लूँ। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ अपने विचार भी साझा कर सकते हैं कि आपको किस पार्ट में नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अभी रिसेंट की जो एग्ज़ाम हुई UPSC के द्वारा ही CISF की और 2022 की, उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दूं। बहुत ही होपफुली है कि CDS और अपकमिंग NDA में कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि एग्जामिनर को भी पता है कि आप अगर CDS के एग्जाम देने जा रहे हो तो 10 सालों के CDS के 15 सालों के अच्छे से सवाल को रट के जा रहे हो, इसलिए वो अदर एग्जाम के उठा करके पूछते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको दिखा भी दी है, और अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को रिलीजियसली अच्छे से फॉलो किया है तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। तो ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट या तो इसके अदर टॉपिक के कवर करेंगे, उसके बाद फिर अदर एग्जाम के पेपर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।